वो तो ठहरा ही, जनता का रुझान तो पता ही चल गया। अब अकेले ने वो 98 लाया है, अब 98 क्या करेगा, एक मजबूत हो गया, विपक्ष मजबूत हो गया, मतलब अपोजिशन का लीडर बन जाएगा ये। हाँ, अपोजिशन का जब ये सब लोग मिलकर बनाएंगे आपस में, 231 आ गई हैं पुलिस इसी को बनाएंगे, क्योंकि इनकी तय है कि जिस पार्टी के ज्यादा नंबर आएंगे उसी पार्टी का हेड बनेगा। संगठन कोई भी निर्णय लेता है तो वो इस एंगल से लेता है कि हम अपने ये बंगाल का अधिकारी हमने कहा कि उत्तराखंड उत्तराखंड का अधिकारी लेकिन अगर कुछ चीजें कुछ सीटें यहाँ वो चल रहा है, ट्रॉली मकान को तोड़ रहे हैं, स्वाभाविक है अगर नुकसान मकान को तोड़ता है। ट्रॉली है वो। जो है संगठन का काम होता है कि कहाँ कोई कमी रह गई, कहाँ कोई हम थोड़ा बेहतर कर सकते थे, अगर ऐसा कुछ होता है अगर बात करें। लेकिन अभी की तो मैं मानता हूँ कि टैली बदलेगी, लेकिन हाँ अगर एक या दो सीटें या जो भी अगर नुकसान करते हैं या हमारा लूज होता है तो मैं मानता हूँ उस पर भी हम विश्लेषण करने की आवश्यकता हो सकता है। केरल में भी कमाई है इससे। या पर्टिकुलरली किसी रीजन में कोई इशू रहा हो, ये कोई ऐसा इशू रहा हो जिसको शायद हम ओवरलुक कर रहे हो, मैं मानता हूँ ये विश्लेषण का विषय है और ये संगठन का विषय है कि जब हम करेंगे तो उस पर बड़ा बेहतर उसका वो असुद्दीन अभी ओवैसी का क्या हुआ उधर? ओवैसी जीत गया? हाँ वो तो माध्यमिक रहता तो पीछे हो गई थी, ओवैसी आ गया। उत्तर प्रदेश में एसपी, अब बीजेपी आगे हो गई है, 36 पे 1 सीट पे बीजेपी आगे हो गई। दिल्ली में आपने तो खाता ही नहीं खोला। अनिल बलूनी आगे चल रहा है पौड़ी से, अनिल बलूनी तो आएगा। हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत सब आगे चल रहे हैं। बीजेपी के वोट मिले हैं इनको। नैनीताल से अजय भट्ट अजय भट्ट आगे। आगे हो गया है। तो बीजेपी में ये देखना पड़ेगा कि आखिर आपकी क्या बात थी। ये तो मतलब ठीक है, जो 2004 वाला इंडिया शाइनिंग पूरे तरीके से नहीं है, क्योंकि उस समय वो पूरे तरीके से हार गए थे। लेकिन इंडिया शाइनिंग का मैसेज ये था कि ऊपर बैठे हुए नेताओं को जो दिखता था कि हमारे काम करने में जो नए लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुँचा है, तो ये और जबकि ऐसा था नहीं। तो उस दिमाग से अगर हम देखें तो ये बीजेपी का दूसरा इंडिया शाइनिंग हो सकता है, क्योंकि जो टॉप के जो नेता थे उन्हें लगता था कि मंदिर बन गया, आर्टिकल 370 हो गया और हम लोग और सभी कुछ एक सेंट्रलाइज चल रहा है, हम जो रीजन की जो लीडरशिप है उसको थोड़ा वीक कर दें, तो सभी को जो सरकार को जो लोग हैं उससे खुश है। लेकिन अब जो रिजल्ट आए, रिजल्ट देखकर लगता नहीं है कि ऐसा होगा। जी चलिए, हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान योगेंद्र यादव जी जुड़ चुके हैं। सालों से दशकों से चुनाव को सरल शब्दों में समझाते आ रहे हैं। योगेंद्र, आपने कहा था कि नहीं मैं थोड़ी सी दूरी बनाकर रखूंगा मीडिया से। इस वक्त की जो टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रही है, यहाँ लगभग 50 सीटों का फासला सिर्फ रह गया है एनडीए और इंडिया गठबंधन में। आप लगातार इसी तरीके की टैली पहले से बता रहे हैं सर, क्या उसके पीछे एनडीए और इंडिया गठबंधन सर मतलब बहुत ज्यादा अंतर नहीं है यार। ये व्यक्ति है जिन्होंने की ये जो पहली आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसके बारे में नैनीताल से अजय भट्ट आगे, एग्जैक्टली रजनी शाह आगे, जो इस समय आपको दिखाई अकेले बीजेपी सभी सीटों पर आएगा। उत्तराखंड में अल्मोड़ा सीट पर अजय कमचा आगे। सर को देख तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन उनकी मीठी आवाज कान में आ रही है। इनके सर सलाम। जो बड़ी बात है वो ये नहीं कि मेरी जो अनुमान था सही साबित हुआ। आप सही कह रहे हैं। मैं तो पिछले कई हफ्ते से बार बार ये कह रहा हूँ, कह के थक आ गया था। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि 400 की बातें टोटल हवाई हैं। बीजेपी 2019 के 303 के आंकड़े को नहीं छुपाएगी, नामुमकिन है उसके लिए। 272 से बीजेपी नीचे जाएगी। मेरा अनुमान था कि 250 के करीब, मैंने 240 से 260 का आंकड़ा दिया था उसके लिए।
आपने देखा, कई और साथियों ने देखा, और इतनी सब गालियों की बौछार के बाद एनके सर की बीती बात जाहिर है जिनको सुकून देते हुए, लेकिन जो छोटी बातें हैं सर, ये छोटी बातें कि जब सब एक थोड़ा सा अहम होता है, वो अहम कई बार थोड़ा तुच्छ हो जाता है, सब छोटे इंसान है, एक तो बात है, मगर सबसे बड़ी बात है जो भाई वो ये है कि ये तंत्र पे लोक की विजय बहुत अद्भुत चीज आज हम देख रहे हैं। ये चुनाव ये नहीं था कि कौन अपनी फोरकास्टिंग ठीक कर लेगा, कौन बनेगा प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं था। ये चुनाव था कि क्या इस देश का लोकतंत्र बचेगा, क्या इस देश का संविधान बचेगा, क्या इस देश को झूठ और नफरत के ऊपर मोहर लगा ये जरूरी भी था पता है विपक्ष का मजबूत है वो ये है कि अंततः हम कह सकते हैं कि ये जो पब्लिक है सब जानती है कैसा मैच था सोचिए, सारा कुछ एक तरफ था उस मैच में, सारी सत्ता बीजेपी के पास, इस देश का मुख्य धारा का सारा मीडिया, माफ कीजिएगा एक पत्रकार को मैं दोष नहीं देता, लेकिन जिसके मालिक की गर्दन पकड़ी हुई बेचारा पत्रकार क्या करेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश के सारे टेलीविजन चैनल इनके दलाल की तरह काम कर रहे थे। मैं बहुत खास शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन करना चाहिए। ये सत्ताधारी पक्ष के दलाल और प्रवक्ता की भाषा सारे टीवी चैनल बोल रहे थे, सारा मीडिया बिछा हुआ था, पुलिस प्रशासन ईडी आईटी सब विपक्ष के खिलाफ खड़े थे। बीजेपी दूसरी पार्टियों से 100 गुना ज्यादा पैसा खर्च कर रही है, और उसके बाद जब ये परिणाम आता है तो इसको केवल आंकड़े में मत देखिए जी, केवल ये मत देखिए कि 295 है आज एनडीए के पास और 230 है इस वक्त इंडिया के पास। ये 295 29 सीट के बराबर नहीं है आज। ये बिल्कुल वैसे है जैसे भारत की टीम जाके T20 खेलेगी ना, अमेरिका की 69 टीम से अगर भारत की टीम खेले और 19वें ओवर में जाके मैच को जीत जाए तो उस बात टीम बोलेंगे हाँ ठीक बात। ये मैंने भी कहा था कि अगर बीजेपी 300 से नीचे जाती है तो ये नैतिक हार है, 272 से नीचे जाती है तो राजनीतिक हार है, और 250 से नीचे जाती है तो प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत हार है। ठीक है, इस वक्त हम देख रहे हैं। लेकिन कुछ सवाल भी हैं मेरे, वो भी मैं आपसे जानना चाहूंगा। राहुल देव सर आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। राहुल बहुत बुराई, मैं आपको कई दिनों से लगातार सुन रहा हूँ और आपको बधाई देना चाहता हूँ आपकी अपनी निजी जीत के लिए। आप जीते और इस देश के सारे बड़े बड़े पोस्टर, सारे सर्वेक्षण करने वाले, एग्जिट पोल करने वाले वो हारे हैं आज। ये एक इस सर्वेक्षण कला और आकलन की कला और विज्ञान पर भी बहुत बड़ा फैसला आया है। तो आपको इस जीत की बधाई देता हूँ, लेकिन अब इसके आगे मैं जानना चाहूँगा कि अब जो हमारा लोकतंत्र होगा, जो संसद में इसकी बनेगी, वो भारत के लोकतंत्र को किस दिशा में ले जाने वाली है। क्या हम अब देश की राजनीति को एक संतुलन की स्थिति में आते हुए देखते हैं? क्या अब एक निरंकुश शासन की संभावना खत्म हो गई है और अब लोक का मत, लोक का तंत्र ही वो सबसे हावी रहेगा? इसका मूल संदेश क्या है? शुक्रिया भाई साहब, जो आपने सवाल पूछा वही बड़ा सवाल है। बाकी मेरी जीत और ये सब तो छोटी चीजें हैं भाई साहब, क्षणिक बातें हैं। कल परसों तक हम सब भूल जाएंगे और भूल ही जाना चाहिए इन सब चीज़ों को। और मैंने तो बार बार कहा था कि देखिए मेरे को इस पोलिंग वाले चक्कर में आने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन जब पूरा तंत्र सर्वे का इस्तेमाल करके इस देश को झूठ देने जा रहा था, 400 पार बताया जा रहा था, तो फिर नकार खाने में टूटी बजाने की जिम्मेवारी तो मुझे सिर्फ भूख चाहिए जाती है, तो मैं सिर्फ नकार खाने में टूटी बजाने का काम कर रहा था। जो आपने सवाल पूछा है वो बहुत बड़ा है और वही मेरे लिए सबसे बड़ा टेकअप है। इस वक्त जो आंकड़े हम देख रहे हैं, अभी भी हम नहीं कह सकते सरकार किसकी बनेगी। आज भी टेक्निकली एनडीए मेजोरिटी में चल रहा है, जो आंकड़े इस वक्त आपके सामने हैं। हालांकि टीडीपी किसके साथ थे भगवान ही जानता है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं चंद्रबाबू नायडू और मोदी जी का 26 का आंकड़ा है और चंद्रबाबू नायडू को जिस पहले दिन निजात मिलेगी वो इनसे छुट्टी लेकर दूसरी तरफ आना चाहेंगे। तो मगर मैं मान के चलता हूँ कि चलिए मान लीजिए एनडीए की सरकार बनती है जैसा कि इस वक्त दिखाई दे रहा है, लेकिन
दो चार चीजें अब आप पक्का कह सकते हैं। नंबर 1, संविधान से खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं होगी इनकी किसी। आखिरी दिनों में मोदी जी कहते घूम रहे थे मेरे संविधान नहीं करेंगे, नहीं ये कर रहे जैसे उनकी आदत है, दूसरों पे डाल रहे थे। लेकिन ये बात स्पष्ट हो गई है, बाबा साहब के संविधान को हाथ नहीं लगा सकते, ये बड़ी बात है। ठीक, दूसरी बात, इस देश में गला खुल गया। आज हम टीवी चैनल पे हैं, आप लोगों को बोलने का मौका मिलता है। मेरे जैसे व्यक्ति पे बैन है इस देश की, सारी हिंदी चैनल्स पे बैन लगाया होगा। 12:15 बजे का रिजल्ट है ये। उम्मीद है कि मेरी 12 बजे बीजेपी मतलब एनडीए हो गया 288 और इंडिया 229।